हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हेयर हम केवीएस टीजीटी आर्ट एजुकेशन सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2018 में आए हुए केवीएस के पेपर को डिस्कस किया लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोस में। गाइस, उन 2 वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। बिकॉज आप उनको देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे हमने बहुत सारी डिटेल्स शेयर कर ली है। वहाँ फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 to 50 तक क्वेश्चंस अपलोड किए थे, बट एज मैंने आप लोगों को बताया कि उनमें वो बहुत लेंदी हो गया था, बहुत लंबा हो गया था। सो आई थॉट कि इनको और ब्रेक करके यहाँ पे डालना चाहिए। सो मैंने सेकेंड वीडियो में 25 क्वेश्चंस डाले और अब ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस और डाल रही हूँ। प्रीवियस पेपर तक केवीएस में 100 क्वेश्चंस जो थे वो आर्ट सब्जेक्ट के थे, हमारे सब्जेक्टिव पेपर के थे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। हमारा पार्ट 3 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 हम पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद हम उस पर काम करेंगे। सो गाइज, मेरे इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि रोज आपको जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है, जितने बजे अपलोड हो रहा है, उसका प्रीमियर आपको सब कुछ ऑन टाइम अवेलेबल हो जाएगा। दिस वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। अगर आपने इस चैनल को अच्छे से फॉलो किया, वैसे ही पढ़ा जैसा मैं आपको कह रही हूँ, सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो मान के चलिए गाइस 80% चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। बिल्कुल भी एक भी चीज़ आप इसमें से मिस मत करिएगा, आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा इस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 4 साल बाद केवीएस की वैकेंसी आई है, सो बी सीरियस अबाउट इट। हम चलते हैं वापस हमारे 75 नंबर के क्वेश्चन पे। लास्ट हमने किया था मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री में बनी है। अब हम आ जाते हैं मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र। मुगल शैली का चित्र है गाइस दारा शुकोह की बारात। ये मैंने बिल्कुल आपको सिलेबस में बताया था, आपको याद होगा अगर आपने मेरा सिलेबस का प्रीवियस वीडियो देखा। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं गाइस। उस सिलेबस को पढ़ने के बाद आपका 50 to 80% कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा केवीएस का। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दे रखा है, वहां से जाके उसे सबसे पहले देखिए और फिर आप ये पेपर सॉल्व करिए। आपको यकीन माने, आपको लगेगा पेपर तो बच्चों की तरह सॉल्व कर देंगे। मैंने उतना डिटेल आपको सिलेबस वहां पे डिस्कस किया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दारा शुकोह की बारात का चित्रकार का नाम बताइए। मैंने वहां मेंशन करवाया था हाजी मदनी। इवन केवीएस वालों ने भी ये चीज तो आपको मेंशन करके दिया है। ये इसकी और डिटेल्स जो थी वो मैंने बताई थी। शाहजहां के काल का चित्र है, 1640 से 50 ईस्वी में ये बना। टेम्परा टेक्निक में ये बना था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है और ये जल रंग से बनाया गया है। दारा शिकोह का 40 चित्रों का मुरक्का मतलब जो एल्बम था वो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखा गया है। गाइस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको हर बार देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना पूछा गया है उसके आसपास की सारी डिटेल्स मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको वो चीजें अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से याद हो जाए। वराह किसका अवतार है? अभी थोड़ी देर पहले मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था विष्णु अवतार, जो वराह अवतार था। तो ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के 10 अवतार होते हैं गाइस, आप इसको गौर से देख सकते हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो कि हमारे कलयुग में आने वाला है। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान ए अमीर हमजा गाइस, जिसे हमजा नामा भी कहा जाता है, कि अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में सबसे अधिकांश चित्र जो है हमजा नामा के बनाए गए। गाइस, ये जो हमजा नामा था वो हुमायूं के समय में आरंभ हुआ था। हुमायूं काल का ये है हमजा नामा। बट ये क्या हुआ था, वो उस वक्त उसे पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो जो इसका जो काम था वो अकबर ने संपूर्ण किया था। इसके जो सबसे ज्यादा चित्र थे वो अकबर कालीन चित्र बनाए गए थे। कलाकार नो डाउट हुमायूं वाले ही थे दो, बट चित्र का जो बनने का समय था और जो कारीगर थे वो सब अकबर कालीन कारखाना के थे। मुख्य कार्य अकबर के समय में हुआ। हमजा नामा चित्रावली जो है वो अकबर कालीन है।
67.5 इंटू 5 सेंटीमीटर के कपड़े पर आरोपित कागज। गाइस उस वक्त कागज भी बनाया जाता था अलग तरीके से। 360 कहानियां जो हैं इसके अंदर चित्रित हैं, 12 खंडों में बना हुआ है और 2400 चित्र इसके अंदर टोटल बनाए हुए हैं। ये सवाल में से भी आपका एक सवाल बनाया जा सकता है। ये अभी शाही पुस्तकालय में स्थित है। फारसी प्रभाव इसके अंदर अत्यधिक देखा गया है क्योंकि जो हुमायूं 2 चित्रकार को यहाँ लेकर आए थे वो फारस से लेकर आए थे, वो दोनों ही चित्रकार फारसी थे, तो उसमें फारसी का प्रभाव अधिक देखा गया। 150 चित्र प्राप्त हुए हैं हमें, 2400 चित्र में से 150 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं जो कि गुलुक ने संग्रहित कर 1925 में वियना में छपवाए थे। अनेक चित्र साउथ केशिंगटन म्यूजियम तथा ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखे गए हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने बनाया? गाइस ये भी आपका सिलेबस से लिया गया सवाल है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिलेबस में आपको यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। कृष्ण झूले पर कलाकार हैं हमारे नूरुद्दीन, कलाकार हैं हमारे नूरुद्दीन। बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र कृष्ण झूले पर है, नूरुद्दीन द्वारा ये बनाया गया है। बीकानेर शैली के चित्र स्त्री बच्चे से खेलते हुए, राग रागिनी, नायिका श्रृंगार व पुष्प क्रीड़ा भी हमारे इंपॉर्टेंट चित्रों में कंसिडर किए जाते हैं। फिलहाल केवीएस के सिलेबस में आपको जो पर्टिकुलर पेंटिंग दी गई है वही आपसे यहाँ पूछी भी गई है। गाइस 2018 में ये पेपर बना था, 2017 में भी यही रूल फॉलो किया गया था और उससे पहले भी यही रूल फॉलो किया गया होगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि अब जो 4 साल बाद पेपर बन रहा है वो भी केवीएस की सिलेबस से ही बनाया जा रहा है और वो उसमें भी हम मान के चलते हैं 50% क्वेश्चन हमारे सेम होंगे और हम 50% की तैयारी इतनी अच्छे से करेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े। प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको अच्छे से सिलेबस में मेंशन किया था, नई दिल्ली में है, महरौली भाग में ये कुतुब मीनार है। ये ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में से आती है जो 72.5 मीटर ऊंची है। इसका जो व्यास है वो 14.3 मीटर का है, जो शिखर पे जाते जाते 2.75 मीटर का ही रह जाता है, मतलब 2.25 मीटर का ये रह जाता है, जो कि नीचे 14 मीटर का था। 379 इसमें सीढ़ियां हैं, आपको याद रखना है 379 सीढ़ियां हैं। प्रथम मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी वो बनाई थी, इसकी जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, पर उनके शासनकाल में उसे वो पूर्ण नहीं कर पाए, तो उनके बाद जो गद्दी पे बैठे इल्तुतमिश ने बाकी की 3 मंजिलों का निर्माण कुतुब मीनार में करवाया। तो अगर ये पूछा जाए कि इसके प्रथम जो किसके शासनकाल में ये बना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ये बना था, पर ये पूर्ण किसके काल में हुआ? ये इल्तुतमिश के काल में हुआ। ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी बताने दीजिएगा। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? इसे हम अवलोकितेश्वर रूप भी कहते हैं। और गाइस ये भी मैंने आपको सिलेबस में अच्छे से समझाया था, इवन उसमें दे रखा है कि गुफा संख्या 1 में ही बोधिसत्व पद्मपाणि का रूपांकन मिलता है हमको। कलात्मकता हेतु केंद्रितता का नियम इसके अंदर ध्यान रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असीम दया व विश्व करुणा को यह जो शिल्प है वो दर्शाता है। त्रिभंग मुद्रा में बोधिसत्व बैठे हैं। लियोनार्डो की अंतिम बोझ में जो ईसा का जो रूपांकन किया गया था वही कंपैरिजन यहाँ पे अजंता गुफा 1 के मिले बोधिसत्व पद्मपाणि से किया जाता है। और ये दीवार की बाई भित्ति, जब हम अजंता गुफा नंबर 1 में एंटर होते हैं तो उसकी बाई भित्ति पर बीचों बीच बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रीयता का नियम यहाँ पे लागू होता है, लॉ ऑफ सेंट्रिसिटी। तो बिल्कुल सेंटर में सब कुछ चीजें बनाई गई है, तो मतलब इनका जो संतुलन है वो एकदम सेंट्राइज करके बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला रूप है? त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशन, मतलब 3D। गाइस चित्रकला 3D नहीं कंसीडर होती है क्योंकि इसके 2 ही आयाम होता है, लंबाई अथवा चौड़ाई, इसकी गहराई ऊंचाई नहीं होती है। छापा चित्रकला भी हमारी कागज पर होती है या किसी कपड़े पे होती है, उसका भी सरफेस 2D होता है।
संगीत कला का डायमेंशन नहीं होता है इस तरह का, मूर्ति कला ही इकलौती ऐसी कला है इन 4 ऑप्शंस में से जो कि 3 डायमेंशनल है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों नापी जा सकती है, और यही त्रिआयामी की प्रधान विशेषता भी होती है। त्रिआयामी में और कौन कौन सी कलाओं का समावेश किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति कला, मृदभांड कला, प्रस्तर कला, मुद्रा कला, मृत्तिका कला, देखिए सारी कलाओं को हम त्रिआयामी कला के अंतर्गत मानते हैं। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस प्रतिमा किस काल से है? गाइस घुमा घुमा के बस एक ही लाइन को 2 से 3 बार पूछा जाता है। इस पेपर में ये 2 बार आ चुका है। कुषाण कालीन है, कटरा टीला मथुरा कुषाण कालीन कला है, ये आपको याद रखना। और बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति का जो सवाल प्रीवियस वीडियो में मैंने जहां मेंशन किया था आपको, वो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो हमें मिली महायान संप्रदाय की, वो 1860 में हमें मिली थी, कुषाण कालीन थी, कटरा टीला मथुरा से ही हमें वो प्राप्त हुई थी। एक ही स्टेटमेंट को उन्होंने तोड़ के 2-2 सवालों में यहाँ पर पूछा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं गाइस? ये तो मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी बता सकता है। इसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। VIBGYOR। V से वॉयलेट, E से इंडिक, I से इंडिगो, ब्लू से ब्लू, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, रेड। तो ये हो गया विबग्योर। ये 7 रंग याद करने का तरीका है। रंगों से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे नहीं देखे गए हैं जो मैंने स्टडी किया है। आपको बहुत ही बेसिक सा सवाल किया जाएगा। अगर आपकी बेसिक स्टडी अच्छी है गाइस, अगर आपने आर्ट को थोड़ा भी पढ़ा है, बेस उसका आपका सही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। 11-12 की एनसीईआरटी की बुक आप उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसमें से आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर बने हुए हैं, हम उन्हें ज़रूर उठाएंगे। जब हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम एक एक चीज़ पे वहाँ से भी चर्चा करेंगे कि वहाँ पे कितना हमें सिलेबस दे रखा है, कितना हमें मटेरियल दे रखा है, और उससे एडिशनल भी मैं आपको सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? गाइस लोथल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता काल की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा पिछले इसी पेपर में एक सवाल धौलावीरा के लिए आया था कि किस काल सा है, और लोथल यहाँ आया है कि किस काल से है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेबस के पहले ही भाग में हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु घाटी काल में ही लोथल भी एक जगह है जो वहां पे हमें खुदाई में प्राप्त हुई है। लोथल की जो खोज थी 1954 ईस्वी में हुई है, रंगनाथ राव ने की, पुरातत्वविद थे। लोथल अहमदाबाद में है, कठियावाड़ जिले में, भोगवा नदी के तट पे। गाइस इसकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। कलाकृति यहाँ से जो प्राप्त हुई है, मनके से निर्मित द्वार पर, मनके से निर्मित द्वार पे तांबे का हंस यहाँ से प्राप्त हुआ है। शतरंज बोर्ड हमें यहाँ से मिला है। मिट्टी के पात्र, खिलौने, जानवरों की मूर्तियां, पत्थर की छुरी भी हमें यहाँ से मिली है। ऑल्दो मैं मान के चलती हूँ कि ये इतना डिटेल क्वेश्चन यहाँ केवीएस में आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर आगे के प्रिपरेशंस के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, स्टैंडिंग वुमन, किस में बना है? प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प ये बना है गाइस कांस्य में। अंतराल को हम कहते हैं, अंतराल को हम स्पेस कहते हैं। स्पेस का एक और पर्यायवाची हम कह सकते हैं क्षेत्र। गाइस दृश्य कला में अंतराल रिक्त स्थान को कहा जाता है। कला के जो हम तत्व अब पढ़ेंगे उसके अंदर अंतराल भी उसका एक तत्व है, जिसका होना किसी भी डिजाइन में अंतराल का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रंग, तान, पोत, सब चीजें। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शीय वस्तु स्थित हो। अंतराल क्या होता है गाइस? अब जैसे मेरा ये पूरा आपको स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा स्क्रीन आपको यहाँ से वहां तक पूरा दिख रहा है। अब इसके अंदर अंतराल हम क्या कहेंगे? एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे व्हाइट स्पेस है वो हमारा अंतराल है। अगर आप मेरे सिर्फ इस बॉक्स को देखें, यहाँ से इस बॉक्स को अगर आप यूँ देखें ये वाला, तो इसमें सिर्फ मेरा ये जो फिगर है वो एक स्पेस को
ऑक्यूपाइड कर रहा है, घेर रहा है। मेरे पीछे जितना भी वाइट वॉल यहाँ पे बना हुआ है वो है यहाँ इस बॉक्स का स्पेस। अब अगर मैं पूरा एंटायर वीडियो ले लेती हूँ तो यहाँ पे जितना भी वाइट स्पेस आपको दिख रहा है, मतलब मेरा वाला बॉक्स सब हटा दीजिए, वो भी हटा दीजिए, लिखा हुआ हटा दीजिए, उसके अलावा जो व्हाइट स्पेस पूरा व्हाइट आपको जो दिख रहा है वो यहाँ का अंतराल है। मतलब जिस भी चीज से, वस्तु से, डिजाइन से हमने कोई जगह ऑक्यूपाइड कर लिए, कवर कर लिए, घेर लिए, वो अंतराल में नहीं आती है। उससे बचा हुआ जितना भी हिस्सा जो खाली है, रिक्त स्थान है, वो अंतराल में आता है। इस पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिकार आ गए यहाँ पे। शिल्प का शीर्षक है अमरनाथ सहगल। गाइस ये हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है ऑलरेडी, बट वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी और इंग्लिश में। अब वहां पे अनहट क्राइज जो है, इनकी जो रचना है अमरनाथ सहगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको हम इस पे भी अच्छे से स्टडी करवाएंगे। इनके और जो भी स्कल्पचर्स रहे हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अनहर्ड क्राइज जो है वो इनकी काफ़ी प्रमुख रही है, जो केवीएस के सिलेबस में आप देख सकते हैं इजीली, और बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। एंग्विश क्राइज और भी बहुत सारी हैं, हम आगे भी इनकी बारे में चर्चा करते रहेंगे हर पेपर में। और मॉन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी, होमेज टू लव एंड नॉन वायलेंस, ये सब इनके स्कल्पचर्स है गाइस। ये चित्रकार, छापाकार और मूर्तिकार तीनों हैं। मिट्टी व कांसे की मूर्तियां इन्होंने अधिक बनाई है। इस पे भी आराम से एक सवाल बनाया जा सकता है कि अमरनाथ सहगल द्वारा बनाई गई मूर्तियां अधिकांशतः किस मटेरियल में बनाई गई हैं? तो मिट्टी और कांस्य है। मोस्ट प्रोबेबली मिट्टी और कांस्य की अभी तक जितना भी हमने सिलेबस पढ़ा है उसमें ये सब चीजें आई हैं। 2008 में इनको पद्म भूषण मिला था। मानवता के प्रति समर्पित शिल्प हैं ये सब इनके, जो अभी तक हमने अभी इसमें पढ़े हैं। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गाइस गोल गुंबद मेरे ख्याल से अभी हम थोड़ी देर पहले भी कुछ प्रीवियस वीडियोस में किया था। ये कर्नाटक में, और ये भी हमारे सिलेबस में एग्जैक्ट मेंशन है। इट्स अ वेरी सिंपल, इन्होंने कुछ भी, ऑल्दो इन्होंने लिखा है कि आपसे डेप्थ में सवाल करेंगे, बट मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया अभी तक जो बहुत डेप्थ का आया हो, जो ग्रेजुएशन लेवल का आया हो। मैं तो आपको बहुत डीप पढ़ा रही हूँ। मेरे ख्याल से आपको एनवीएस और डीएसएसबी के लिए भी यहीं से तैयारी हो जाएगी आराम से। केवीएस तो आप फटाक से निकाल लेंगे। गोल गुंबद जो है वो मकबरा है, शासक मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का जो है वो मकबरा है ये। गोल गुंबद, गोल गुंबज, गोल घुमट, इसे तीनों कहा जाता है। ये कर्नाटक में विजयपुर, भूतपूर्व बीजापुर था वो शहर में स्थित है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है गाइस? चैत्य मतलब जहां पे प्रार्थना की जाती है। चैत्य और विहार की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे सिलेबस से पूछी गई है। बौद्धिज्म जब आया था तो विहार होता है जहाँ पे वो रहते हैं, चैत्य होता है जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं। स्तूप एक गोल टीलाकार की संरचना होती है। बौद्ध अवशेषों को रखने हेतु उसका प्रयोग किया जाता है। मौर्यकालीन अशोक काल में 84,000 स्तूप अशोक काल के टाइम पे, मौर्यकालीन जो था उस टाइम पे 84,000 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें जो चैत्य होता है वो प्रार्थना कक्ष होता है। निम्नलिखित छापा चित्रों को उनके छापा चित्रकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। आदमी, औरत और पेड़। गाइस ये के लक्ष्मण गॉड का है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये इंडिविजुअल भी आपसे पूछे जाएंगे। आदमी, औरत और पेड़ के लक्ष्मण गॉड का है। बच्चे जो है वो सोमनाथ होर का है। ये स्कल्पचर है इनके। एक मिनट, ये सारे के सारे प्रिंट मेकर्स हैं, प्रिंट मेकिंग में हैं। दीवारों से सरोकार मतलब ऑफ वॉल्स, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो है हमारा के लक्ष्मण। ये अनुपम सूद है गाइस, ये अनुपम सूद है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं गाइस हम। भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कलानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए। भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कलानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए।
अब इसमें हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि पहले कौन सा काल था, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहले हमारा मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प आया, जो था 323 ईसा पूर्व से 127 ईसा पूर्व। फिर शुंग काल आया, कुषाण आया और गुप्त काल आया। गाइस इनके सबके पीरियड्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं अच्छे से। तो हमें मेन चीज जो याद रखनी है वो रखनी है ये मौर्यकालीन, शुंगकालीन, कुषाणकालीन और लास्ट में हमारा गुप्तकालीन आया है। और ये यहाँ पर है 10 वन। अब हम देखते हैं राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किसकी पांडुलिपि में देखने को मिलता है। राजस्थानी लघु चित्र शैली की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमें राजस्थान लघु चित्र शैली में जो पांडुलिपियां बनी और इसमें बता रखा है सुस्पष्ट सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम किस पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्हन द्वारा रचित चौर पंचाशिका में हमको ये देखने को मिलता है। प्रथम उदाहरण जो है 1400 ईस्वी में बसंत बिलास में मिला। उसके बाद महापुराण, कुतुबुन की मृगवती, विल्हन की चौर पंचिका, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, ये सब थे गाइस। बट इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनके कंपैरिजन में, मतलब वैसे तो बसंत बिलास है, बसंत बिलास हो गया। उसके बाद महापुराण, कुतुबुन की मृगवती, विल्हन की चौर पंचिका, मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, तो ये सब इसके बाद और इसके पहले हैं। बट यहाँ पर सिर्फ चौर पंचिका ही है जो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। इसके बाद गीत गोविंद और रागमाला, मतलब रागमाला इसके बाद है, ये तो है ही नहीं और ये भी है ही नहीं। तो इस वजह से हमारा बिल्हन द्वारा रचित चौर पंचिका आएगा। बट गाइस ये क्वेश्चन घुमा के आ सकता है आपको, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो इंपॉर्टेंट है। बसंत बिलास पहले, उसके बाद महापुराण, उसके बाद मृगवती, फिर चौर पंचिका, फिर लौर चंदा, गीत गोविंद, रागमाला, इसमें क्रमिक विकास है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चित्र सूत्र में बताया गया है अच्छे से कि प्रमाण को अनुपात के लिए प्रमाण यूज किया गया। प्रमाण के लिए ताल शब्द का जो है वो यूज किया गया है कि एक ताल जो है वो हमारे 12 उंगल, हम जैसे बोलते हैं इसको 4 उंगल, एक ताल को 12, मतलब अब इसके 4 और 4 और एक और 4 3 बार कर लीजिए, एक ताल बराबर उतना होता है। मतलब ना फीट, सेंटीमीटर, इंचेस नहीं होते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे उंगल और प्रमाण जो है वो तालों से नापा जाता था। 12 ताल, 8 ताल, 10 ताल, 6 ताल, 5 ताल, 2 ताल। तो जैसे जो मानव का फिगर है चित्र सूत्रम जब मैंने पढ़ी थी तब उसके अंदर पूरा आपका एनाटॉमी अच्छे से समझा रखा है कि आंखें कितने ताल की होनी चाहिए, कितने कितने नाप की, सारे नाप उन्होंने जो है दे रखे हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे से बता रखा है। वहां पे बताया है कि मानव जो है वो 10 ताल का होना चाहिए, जिसमें पांडव, राम और कृष्ण को रखा गया है। कुमार जो है वो 8 ताल का होना चाहिए, जो कि यंगस्टर जो होते हैं, जिसमें वामन को रखा गया है। बाल मतलब जो बच्चा है एकदम, वो 5 ताल का होता है, बाल गोपाल को उनमें रखा गया है। भयानक के लिए 12 ताल का प्रयोग किया गया है, जिसमें भैरव और वराह है। राक्षस के लिए 16 तालों का यूज किया गया है, जिसमें कंस और रावण को रखा गया है। ये उनके नापने का तरीका होता था। बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे गाइस? रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियरली रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने थोड़ा भी इन पे पढ़ा है तो ऐतिहासिक, पौराणिक, आख्यान और प्रेम कथाएं इनका आधार हुआ करती थी। उमर खयाम और अरेबियन नाइट्स के इन्होंने चित्र बनाए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इट्स अ ह्यूज टॉपिक अपने आप में, इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मुगल लघु चित्रकला के गठन मतलब निर्माण और रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक मतलब निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो वो थे आका रजा। जहांगीर कालीन चित्रशाला का अध्यक्ष था, मुख्य चित्रकार था, अबुल हसन का पिता भी ये था। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे संबंधित है? मौर्य काल से गाइस, या अशोककालीन है। मथुरा संग्रहालय में यह भी रखा हुआ है। चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समय अवधि से संबंधित है? चोलकालीन, जब ये बात आ गई है गाइस तो ये 12वीं शती आएगा। इसका शासनकाल था 900 से 1150 ईस्वी, चोल राजवंश का शासनकाल, तो ये 12वीं शती आएगा। सबसे विशालकाय शिलाकाट मंदिर भारत में कहाँ है? विशालकाय शिलाकाट मतलब जिसमें हमें पहाड़ को खोदकर काटकर बनाया गया मंदिर, सबसे विशाल जो है
वो एलोरा में है। कैलाश मंदिर जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से डिटेल स्टडी की है, सिलेबस में भी की है। आप इन सब की लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे देख सकते हैं, वहां पे इजीली आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भी अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक रह रहा है, कोई चीज रह रही है, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में किस स्थान से संबंधित रखता है? लखनऊ, गाइस उत्तर प्रदेश। प्रांतीय मुगल अवध अभी के लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित रखता है। अब ये हमारा आज का आखिरी सवाल। अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु से संबंधित है। ये लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा बनाई हुई है जिसमें दाईं करवट लेते हुए बुद्ध को दिखाया गया है। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और ये अजंता की गुफा नंबर 26 में पाई गई है। So guys, from my side I have completed it. अब आपको इस पे और अच्छे से तैयारी करनी है। इन सारी सवालों को 100 सवालों को 100 बार पढ़िए आप। इसके बाद हम 2017 में जो पेपर आया था हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आएगा जो मैंने सिलेबस पढ़ाया है गाइस, वो पूरा का पूरा पेपर जो है आपका वो उसी सिलेबस से है। मैं बार बार कह रही हूँ, 1000 बार कह रही हूँ, आप जो मैंने जो आपको पढ़ाया है अब उसको अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए गाइस। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं आपके लिए 2017 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर विद फुल डिटेल्स, फुल नोट्स। अगर आपको ये नोट्स अगर चाहिए विद पीडीएफ तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवा रही हूँ गाइस। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़े, आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मतलब हम मिलके खुशी बनाएंगे इस बात की। आप बस मन लगा के इसे कंप्लीट करिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस।